हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है उसके एमपी इतिहास का जो टेस्ट चल रहा था उसका हम डिस्कशन कर रहे थे। और इसमें हम एक भाग यानी कि 50 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। आगे 50 क्वेश्चन और हम आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो देखा होगा, आपको कुछ ना कुछ उससे आपका जानकारी मिली होगी या कैसे पेपर को सॉल्व करते हैं। कई बार क्या होता है, हम पेपर सॉल्व करने के दौरान देखते हैं कि कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उन्हीं से संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन आगे हमको रिपीट मिलते हैं। इसीलिए पेपर को बहुत ध्यान से करना है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करना है। तो अब हम यहाँ से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, और उसके आंसर आप देखते जाइए, टिक करते जाइए और हम उस पर चर्चा करते चलेंगे। 51 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन एक टेबल दी हुई है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या रहता है कि हमको मिलान करना रहता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस उत्तर से आपका मिलान करने के लिए इसमें सही तथ्य दिए गए हैं। जैसे इसमें एक साइड दिया गया है नावदा टोली, एरण, त्रिपुरा और गुर्जरा, 4 स्थल दिए गए हैं और उनके सामने कई सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब जैसे मान लीजिए जब हम मध्य प्रदेश का कल्चर पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे स्थानों को पढ़ते हैं। जैसे आप देखोगे नावदा टोली है तो नावदा टोली के बारे में हम जानते हैं कि ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, एरण, एरण के बारे में बात करें तो एरण को भी हम पढ़ चुके हैं क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, त्रिपुरी ये जबलपुर में है। ये 2 बातों के लिए फेमस है, एक तो कल्चरियों की राजधानी रही है और एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ है। गुर्जरा ये बेसिकली दतिया में है और यहाँ से अशोक का क्या मिला है, आपका एक लघु अभिलेख मिला है। तो इसको अब जब हमको इसके बारे में जानकारी होती है तो फिर उसको सॉल्व करना बेहद सरल हो जाता है। जैसे आप देखो नावदा टोली, तो नावदा टोली में हम देखें ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति संबंधित, तो ए को हम कर देंगे किससे, दूसरे से। उसके बाद आप देखोगे एरण, सती प्रथा का साक्ष्य, बी को हम कर देंगे तीसरा से, थर्ड पॉइंट से। त्रिपुरी, त्रिपुरी के बारे में क्या जानते हैं हम, सातवाहन एवं क्षत्रियों के सिक्के मिले हैं, बिल्कुल सही बात है, इसको इससे कर सकते हैं। और गुर्जरा तो अशोक का क्या है आपका, अशोक के लघु शिलालेख यहाँ से मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत में 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, जिसमें आपका मास्की है, गुर्जरा है, नेटूर है, उदयगोला में। उनमें से एक मध्य प्रदेश की दतिया में है जिसका क्या नाम है आपका, गुर्जरा अभिलेख। तो आप देखोगे कि अब इससे मैच कर लीजिए। देखिए ए पर कौन सा आ रहा है, ए पर दूसरा आ रहा है, तो ए पर दूसरा यहाँ पर मिल रहा है। फिर बी पर तीसरा, तो बी पर तीसरा ये मिल रहा है। शुरुआत में ही 2 मिल गए हैं और कहीं नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर यही होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। त्रिपुरी सी पर कौन सा आ जाएगा आपका, चौथा आ जाएगा, और गुर्जरा डी। सारे क्वेश्चन हमने चेक कर ली, इसीलिए इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा आपका, ए उत्तर इसका परफेक्टली क्या हो जाएगा, ठीक माना जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर ताम्र उपकरण व झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, डोंगरिया, नावदा टोली, नागदा और आवरा। अब देखिए, अगर आपने नावदा टोली के बारे में अध्ययन किया हो, नावदा टोली एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित है। ठीक है ना। और सांकल्या नामक एक पुरातात्विक थे, सांकल्या नामक पुरातात्विक ने इसकी क्या की थी, खुदाई की थी। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, ना कि डोंगलिया, ना कि नागदा, ना कि आवरा, क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे अगला क्वेश्चन है आपका, अंधेर, अंधेर का स्तूप किस जिले में स्थित है। अंधेर का स्तूप विदिशा, रायसेन, सीहोर और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अंधेर का स्तूप के बारे में मैं बताऊं तो ये स्तूप बेसिकली रायसेन में स्थित है और यहाँ पर 3 बौद्ध अवशेष, मतलब बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं। किस काल का इस बारे में तो जानकारी नहीं मिलती है, फिर भी अनुमान ये लगाया जाता है कि मौर्य काल से ये क्या होगा, संबंधित होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर अपन लगाएंगे बी, उत्तर हो जाएगा आपका रायसेन। आगे बढ़े, खेत खड़ी शिलालेख किस शासक से संबंधित है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। प्रश्न है आपका खेत खड़ी शिलालेख, अंडरलाइन कर लें इसको।
खेतखड़ी शिलालेख किस शासक से संबंधित है? श्रीवर्धन, गौतमी पुत्र शतकर्णी, रुद्रदामन और रुद्रसेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में आप जानते हैं कि ये शक शासक हैं, और रुद्रदामन के बारे में जानते हैं कि इन्होंने सुदर्शन झील का क्या करवाई थी, आपकी मरम्मत करवाई थी। और सुदर्शन झील आपका सिंचाई के लिए थी। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, पर इसकी पुनर्निर्माण हम बोल सकते हैं कि किसने, रुद्रदामन। तो इनका एक अभिलेख है खेतखड़ी अभिलेख। ये बेसिकली खेतखड़ी अभिलेख जो है वो शाजापुर से है, शाजापुर में मिला है, और इसमें रुद्रदामन के संबंध में क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। आभीर वंश, एक वंश है आपका आभीर वंश। आभीर वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? आभीर वंश। तो आभीर वंश के बारे में मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपको मालूम है कि मौर्योत्तर काल में कई सारे देशी शासक और विदेशी शासकों ने शासन किया। देशी शासकों में आपने देखा होगा कि कर्ण वंश था, इसके अलावा सातवाहन वंश था, ठीक है ना। तो सातवाहन वंश के बाद या सातवाहन वंश का जब पतन हुआ तो आप देखोगे एक नया वंश उत्पन्न हुआ जिसको बोलते हैं आभीर वंश। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर, आपका खानदेश जो एरिया है, कौन सा एरिया है आपका, खानदेश, यानी कि बुरहानपुर, बुरहानपुर वाला जो एरिया है वहां पर इसका क्या हुआ, आपका उत्पत्ति हुई थी। और आप देखोगे आभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन माने जाते हैं। ईश्वर सेन ने इसकी स्थापना की थी खानदेश यानी बुरहानपुर के आसपास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगला प्रश्न है। देखिए एमपी हिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा सा डीप में स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको ऑथेंटिक बुक से या महात्मा गांधी के जो नोट्स हैं उनको आपको ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा, अंडरलाइन कर करके, बार बार याद कर करके, तब जाके आपको प्रश्न बनेंगे। क्योंकि अब बीच में से क्वेश्चन पूछता है और टफ क्वेश्चन पूछता है, ऊपर का क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछता है। आगे हम देखें, किस नाग शासक ने राजधानी विदिशा से ग्वालियर ग्वालियर स्थानांतरित की? तो राजधानी कहां से, विदिशा से ग्वालियर, ठीक है। अब आपको मालूम है कि नागवंश मुख्य रूप में विदिशा का एक राजवंश था, ठीक है ना। और वृषभ नाग इसके संस्थापक थे, वृषभ नाग इसके संस्थापक थे। आगे चल के एक और शासक है जिनका नाम था आपका भीमनाग। क्या नाम था आपका, भीमनाग। तो भीमनाग ने अपनी राजधानी विदिशा से कहां पर ले गए, ग्वालियर। ग्वालियर जिसको पदमपुरी या पवाया के नाम से जानते हैं, सिंध नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखना। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा क्या आपका, ए। ये वृषभ नाग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये उसके संस्थापक थे। प्रभाकर नाग और देवनाग से इसका मतलब उन्होंने इनकी राजधानी परिवर्तित नहीं की है। अगला प्रश्न देखते हैं, वत्स भट्टी द्वारा संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया है? वत्स भट्टी ने संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख? तो आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, गुप्तकालीन एक अभिलेख है, और कुमार गुप्त द्वितीय के उससे क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और मंदसौर अभिलेख से ही हमको ये जानकारी मिलती है कि रेशम बुनकर की एक श्रेणी ने मंदसौर में सूर्य मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी भी हमको उसी से मिलती है। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सांची अभिलेख करवाया नहीं है, तुमैन अभिलेख करवाया नहीं है, सूफी अभिलेख करवाया नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, मंदसौर अभिलेख। अगला हम बात करें आर्य संघ को दान किए जाने का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? आर्य संघ को दान किए जाने का उल्लेख निम्न में से किस को प्राप्त हुआ है? तो और ऑप्शन है इसमें मंदसौर अभिलेख, हिरण अभिलेख, तुमैन अभिलेख, और कौन सा आपका, सांची अभिलेख। तो आर्य संघ को उल्लेख किए जाने का उल्लेख बेसिकली आप देखोगे सांची अभिलेख से मिलता है। कौन से मिलता है, सांची अभिलेख। इसीलिए उत्तर हो जाएगा इसका डी उत्तर हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको हिस्ट्री पढ़ने से आपको मिलेंगे, जहां बात समझाने की होगी वहां हम इसको समझते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न आप देखोगे नौचागिरी है, बेसिकली इसमें नीचोगिरी लिखिए, नौचागिरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? ऐसा कौन सा स्थान है जिसको हम नौचागिरी के नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना कि जो उदयगिरी है, बेसिकली कौन से स्थान को, उदयगिरी को क्या कहा जाता है, नौचागिरी के नाम से जाना जाता है। उदयगिरी बहुत ही फेमस स्थल है
एक ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल भी है। आपको मालूम है कि उदयगिरी में गुप्त काल में उदयगिरी की गुफाएं स्थित है, और जो आपकी बेसिकली हिंदू धर्म की मूर्तियां, बेसिकली वैष्णव धर्म की मूर्तियां और जैन धर्म की मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं। तो गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है आपका कौन? उदयगिरी। ठीक है, अगली बात करें हम उत्तर भारत में द्रविड़ शैली। देखिए मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती हैं, एक होता है आपका नागर शैली, एक होता है द्रविड़ शैली और एक होती है बेसर शैली। 3 शैलियां होती है मंदिर निर्माण की। तो जो दक्षिण भारत के सारे मंदिर है, दक्षिण भारत के सारे मंदिर आप देख लोगे द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जिसको बोलते हैं तेली का मंदिर, जो आपको मालूम है ग्वालियर के किले में है। तो प्रश्न क्या है आपका, उत्तर भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित एकमात्र तेली का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो तेली का मंदिर ग्वालियर के किले में है, आपको मालूम है एकमात्र मंदिर है उत्तर भारत का जो द्रविड़ शैली में बना है, क्योंकि उत्तर भारत के सारे मंदिर नागर शैली में बने होते हैं अधिकतर। और इसका उत्तर है आपका, तो हम देखें मिहिर भोज, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मिहिर भोज। बेसिकली गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, और आप देखोगे कि उन्होंने सबसे पहले जो है इसका क्या करवाया था, आपका निर्माण करवाया था, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? शी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण जब मालवा पर किया उस समय मालवा का शासक कौन था? इसका प्रश्न ये है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महलक देव। ठीक है ना, परमार वंश के शासक थे महलक देव, इनके दौरान उन्होंने आक्रमण किया था, बाद में इनकी पराजय आपकी हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति के माध्यम से आक्रमण किया था। अगला, मध्य प्रदेश में किस अभिलेख में फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप जानते हो, तुगलक वंश के महान शासक थे और इन्होंने कई सारे सुधार किए, जैसे अर्थव्यवस्था में कई सारे सुधार किए फिरोज शाह तुगलक ने। इनको हिंदू माँ का पुत्र माना जाता है, लेकिन इन्होंने धर्मांध की नीति अपनाई थी, और जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अव्यवस्थाएं पैदा कर दी थी उनको सुधारने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कई सारे इन्होंने विभाग बनवाए, कई सारे पीडब्ल्यूडी विभाग, सड़कें, नहरें, कई सारे काम करवाए इन्होंने। तो मध्य प्रदेश में एक अभिलेख है जिसका नाम है दुलचीपुर अभिलेख, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बी, जहां तक मुझे लगता है सागर में है दुलचीपुर अभिलेख, और इससे बेसिकली आप देखोगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि बटियागढ़ अभिलेख दमोह में है, इससे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जीरो अभिलेख ग्वालियर में है, और नीलकंठ अभिलेख कोई छोटा मोटा अभिलेख है, तो इससे इसीलिए इसका क्लियर हमको याद रखना है दुलचीपुर अभिलेख, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम देखते हैं अगला प्रश्न है 63, लाट की मस्जिद मस्जिद का नाम है लाट, लाट की मस्जिद का निर्माण किस मुगल ने करवाया था? मुस्लिम शासक ने करवाया था। बेसिकली ऑप्शन दिया हुआ है महमूद खिलजी प्रथम, उसंग शाह गौरी, महमूद शाह खिलजी, महमूद शाह खिलजी और दिलावर खां, 4 ऑप्शन दिए हुए। देखिए सबसे पहली बात तो आप समझिए, लाट की मस्जिद बेसिकली मांडू में है। कहां पर है? मांडू धार में स्थित है। और दिलावर खां, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दिलावर खां ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। दिलावर खां गौरी, बेसिकली आप देखोगे मालवा में गौरी वंश का संस्थापक आपका माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौशक महल। अगला प्रश्न है आपका कौशक महल, कौशक महल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए सबसे पहली बात आप ये समझिए, कौशक महल, कौशक महल कौशक महल आप देखोगे तो चंदेरी में है। कहां पर है? चंदेरी में है। ठीक है, और इसका निर्माण करने का श्रेय महमूद शाह खिलजी प्रथम को जाता है, इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसका डी आंसर है। कौन सा? महमूद शाह खिलजी। और मैं आपको बता दूं कि कौशक महल को वो 7 खंड या 7 मंजिल बनाना चाह रहा था, लेकिन वो 2 ही मंजिल इसका निर्माण करवाया। तो जब भी आप चंदेरी किले में जाओगे तो आपको एक कौशक महल देखने को मिलेगा। तो महमूद शाह खिलजी प्रथम इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट,
नेक्स्ट बात करोगे आप तो देखते हैं हम, फारूकी राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है या किसे माना गया है? फारूकी वंश, ठीक है ना, फारूकी वंश की बात हो रही है। फारूकी वंश तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, फारूकी वंश के संस्थापक मलिक रजा थे। कौन थे? यही ऑप्शन है इसका। नासिर खान बिल्कुल नहीं है, आदिल खान बिल्कुल नहीं है, बहादुर खान बिल्कुल नहीं है। इसका पहला हो जाएगा कौन सा आपका? मलिक रजा। ये भी आप देखोगे फारूकी राजवंश भी बेसिकली निमाड़ के आसपास पड़ता था, या आप देखोगे कि जो खानदेश वगैरह है वहीं पर आसपास पड़ता था फारूकी वंश। तो मलिक राजा ने जब इन्होंने बुरहानपुर के आसपास या निमाड़ क्षेत्र में इन्होंने शासन किया, तो आप देखोगे कि राजा आसा अहीर वहां के शासक थे। राजा आसा अहीर ने इनकी अधीनता को स्वीकार किया था, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन? मलिक रजा। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। और आप देखोगे कि अगला क्वेश्चन है वीर सेन शाह का अभिलेख किस, वीर सेन साहब का अभिलेख किस गुहा से संबंधित? गुहा का मतलब होता है गुफा। तो ऑप्शन, बाघ की गुफा, उदयगिरी की गुफा, ठीक है, काजल रानी की गुफा, बिलौआ की गुफाएं, ठीक है। तो पहली बात तो आप इनके बारे में जानिए कि वीर सेन साहब जो है चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके मंत्री थे, ठीक है। तो ये गुप्त कालीन है। दूसरी बात, ये गुप्त काल में अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि गुप्त काल में आपका जो उदयगिरी की गुफाएं उनका कहीं ना कहीं क्या हुआ है? आपका निर्माण हुआ है। तो उदयगिरी की गुफाओं में ही आप देखोगे वीर सेन साहब का क्या मिलता है? अभिलेख, मतलब जो है इनके बारे में क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। बाघ की गुफाएं ये धार में है, ध्यान रखना। बिलौआ की गुफाएं ग्वालियर में है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगला हम आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश के किस मंदिर की प्रमुख विशेषता, ठीक है, मकर तोरण है? मकर तोरण, देखिए मकर तोरण क्या होता है? मंदिर को सजाने की, ये मंदिर को अलंकृत करने की विधाएं होती हैं। मकर तोरण ऊपर जो बना होता है मकर तोरण। तो इसका ये सब आप देखो, कंदरिया महादेव का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, चौमुखनाथ मंदिर। तो इसका उत्तर है आपका ए, कौन सा? आपका कंदरिया महादेव का मंदिर। आपको मालूम है राजा विद्याचंदेल शासक विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था, कंदरिया महादेव का मंदिर। और इसको मध्य प्रदेश का लिंगराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर बेसिकली किस में बना है? एक तो नागर शैली में तो बना ही है, साथ में पंचायतन शैली में बना हुआ है। किसमें? आपका पंचायतन शैली में। पंचायतन शैली में इसको डेवलपमेंट आपका किया गया है। पंचायतन शैली में क्या होता है कि एक आपका मुख्य मंदिर होगा, ठीक है ना, और 4 उसके सहायक मंदिर होंगे आसपास से। मान लीजिए इस टाइप से कुछ, इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। तो इसको मकर तोरण के रूप में सजाया गया है, इसीलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। कौन सा? कंदरिया महादेव का मंदिर। और आपको मालूम है खजुराहो के मंदिर तो शिल्प कला के तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। विश्व धरोहर सूची में भी क्या है? आपका ये शामिल है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है नरई घाटी। नरई घाटी युद्ध संबंधित है। ऑप्शन, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, झलकारी बाई, रानी दुर्गावती। तो नरई घाटी युद्ध के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि 1564 के आसपास ये जो है आपका युद्ध हुआ था। और गोंडवाना की शासका थी रानी दुर्गावती, ठीक है ना। और उसी समय अकबर का एक सेनापति आसफ खां, उनके बीच ये युद्ध हुआ था अकबर की साम्राज्यवादी नीति के कारण। साथ ही साथ गोंडवाना की समृद्धता को देखते हुए ये युद्ध हुआ। और आप देखोगे इस युद्ध में किसने भाग लिया था? रानी दुर्गावती। तो हम देखेंगे डी, इसका आंसर हो जाएगा। नरई घाटी के 2 रूपों में हुआ। प्रथम युद्ध में देखोगे आप कि रानी दुर्गावती की विजय हुई, लेकिन द्वितीय नरई घाटी का जो द्वितीय युद्ध था उसमें रानी दुर्गावती चारों ओर से घिर गई थी और उनका पुत्र घायल हो चुके थे। और उनके जो आपके प्रधानमंत्री थे भोज कायस्थ, एक सेना लेकर अपने पुत्र के साथ उनको जाना पड़ा चौरागढ़ में। बाद में आप देखोगे कि रानी दुर्गावती युद्ध करते हुए वीर गति को क्या हुई? आपकी प्राप्ति हुई, ठीक है। तो रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश की वीरांगना के रूप में जानी जाती है। चंदेलों की पुत्री थी ये, ध्यान रखना। और गौड़ वंश के जो शासक थे दलपत शाह, उनकी पत्नी थी। और संग्राम शाह की पुत्र वधू थी, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा क्या? आपका डी, रानी दुर्गावती। आगे हम बात करें किशोर सिंह 1857 की क्रांति
का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? फैक्चुअल। इनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि किशोर सिंह 1857 की क्रांति में नेतृत्व उन्होंने कहाँ किया था, तो इसका उत्तर ए है। कहाँ पर किया था उन्होंने? दमोह में किया था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध ये क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति। और मध्य प्रदेश की प्रत्येक जगह में, चाहे आपका बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, मालवा हो, निमाड़, हर जगह इस क्रांति का प्रसार हुआ। तो उसी दौरान आप देखोगे दमोह में किशोर सिंह ने इस क्रांति का क्या किया? आपका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए ज्यादा इसको लेंथ में आप समझ रहे हैं कि ज्यादा इसमें जो मेन मुद्दे वाली बात है उसी को डिस्कस कर सकते हैं। ज्यादा करेंगे तो फिर बहुत ही लंबा ये हो जाएगा, क्योंकि आंसर की के रूप में आपको इसको चेक करना है। ठीक है, 1857 की क्रांति में किस सेनानी ने भैया बहादुर, कौन सी उपाधि है? भैया बहादुर की पदवी धारण की थी। मतलब 1857 की क्रांति में ऐसे कौन से आपके स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भैया बहादुर की जो उपाधि है वो क्या की थी? आपकी धारण की थी। ऑप्शन क्या है? गरुड़ सिंह, किशोर सिंह, विजय सिंह और भागीरथ सिलावट। देखिए तो इसका उत्तर है सही रूप में ए आंसर है। क्या है? गरुड़ सिंह। तो गरुड़ सिंह बेसिकली आप देखोगे अंग्रेजों को एक दस्तावेज मिला है, इन्होंने सुहागपुर के आसपास आप देखोगे, ठीक है ना, सुहागपुर शहडोल में पड़ता है, ठीक है, वहां पर इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। और ऐसा माना जाता है अंग्रेजों के दस्तावेज से कि इन्होंने भैया बहादुर की उपाधि क्या की थी? आपकी धारण की थी। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी भाई अब्दुल गनी। प्रश्न है, क्रांतिकारी भाई अब्दुल गनी का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? मतलब भाई अब्दुल गनी ये 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले एक क्रांतिकारी थे। और आप देखोगे कि इन्होंने भी आपका 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण रूप में क्या लिया? आपका भाग लिया था। तो प्रश्न ये है कि इन्होंने कहाँ से मतलब भाग लिया, किस रीजन में जाके इन्होंने भाग लिया? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। हालांकि मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ कि सागर में इन्होंने भाग लिया था। सागर में रहकर उन्होंने आपका नेतृत्व किया था। और ये इन्होंने चूंकि 1857 की क्रांति संबंध नहीं थी, ये मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे। और आप देखोगे कि इन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। आप देखोगे कि इन्होंने बेसिकली जो है रॉलेट एक्ट के बाद जो असहयोग आंदोलन आया उसमें अंग्रेजों का विरोध किया। और आप देखोगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उन्होंने इसमें भी उन्होंने क्या निभाई? आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सागर इसका उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग नहीं लिया था, मध्य प्रदेश के या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश की ओर से इन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न 72, राव खलप सिंह दहुआ। राव खलप सिंह दहुआ किसके सहयोगी थे? तो राव खलप सिंह किसके सहयोगी थे? महारानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, शहादत खां और आपका तात्या टोपे। तो इसके बारे में बता दूं मैं आपको, राव खलप सिंह बेसिकली दतिया में एक सेवड़ा का किला है, आपने सुना होगा। सेवड़ा के जो किला है उसके किलेदार थे कौन? आपके राव खलप सिंह। और इस राव खलप सिंह की आपका अच्छे संबंध थे रानी लक्ष्मीबाई से। तो जब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी, कलापी और ग्वालियर में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया, उसी दौरान आप देखोगे कि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आपका ए, महारानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, तिरुभुवन तिवारी का संबंध किस आंदोलन से है? तो आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि रीवा में एक चावल आंदोलन हुआ। रीवा में चावल आंदोलन एक अवैध कर वसूली को लेकर आंदोलन था 1947 के आसपास। ठीक है, तो उसमें संबंधित थे तिरुभुवन तिवारी ने। बाद में इनकी अंग्रेजों ने गोली मारकर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला, किस क्रांतिकारी ने भारतीय जवानों को संबोधित करते हुए कहा, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और अंग्रेजों को मार डालो? ठीक है ना, मार डालो। ये महाराज का हुक्म है। अब प्रश्न को पढ़ा, ये महाराज का हुक्म है, यानी कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं
कि कोई भी व्यक्ति होगा वो व्यक्ति किसी न किसी राजा के सेनापति रहा होगा। ठीक है ना। किस क्रांतिकारी ने भारतीय जवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और अंग्रेजों को मार डालो, ये महाराज का हुक्म है। ऑप्शन देखते हैं हम, सादत खान, भीमा नायक, शंकर शाह, शेख रजमान। देखिए भीमा नायक एक जनजाति है तो ये हो नहीं सकते हैं, ठीक है ना। शंकर शाह खुद ही राजा तो ये हो नहीं सकते हैं। शेख रजमान और आपका कौन है, शहादत खान। शेख रजमान ने सागर के आसपास किया था तो ये भी किसी राजा के अधीन नहीं थे, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा कौन, शहादत खान। ये उत्तर हो जाएगा। शहादत खान है, आपको मालूम है कि जो महू क्षेत्र है, इंदौर का महू क्षेत्र है, वहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। और शहादत खान के बारे में हम ये भी जानते हैं कि होलकर वंश के क्या थे, आपके सेनापति थे। ठीक है। और इनकी जो समाधि है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जहां आप इंटरव्यू देने जाओगे उसके पास में ही आप देखोगे इसकी समाधि, इनकी शहादत खान की समाधि बनी हुई है। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। तो कभी कभी हमको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसी में उत्तर क्या होता है, छुपा रहता है, चारों ओर देख के हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलिखित है। देखते हैं, ताम्रपाषाण कालीन स्थल और वर्तमान अवस्थिति, आवरा, मंदसौर, आजाद नगर, अलीराजपुर, बेलसा या बेसनगर, भिंड, एरण, सागर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलिखित है। एक और दिया हुआ ताम्रपाषाण कालीन स्थल और वर्तमान अवस्थिति, और हमको बताना है, इसमें से चूज करना है कि कौन कौन सा स्थल सही लोकेशन पर है। जैसे आवरा दिया हुआ है, मंदसौर, तो आवरा मंदसौर ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। आजाद नगर, अलीराजपुर, ये बिल्कुल गलत है। आजाद नगर बेसिकली इंदौर में पड़ता है। ठीक है ना। तो ये चंद्रशेखर आजाद से इसका मतलब नहीं है, ध्यान रखना। और ताम्रपाषाण कालीन स्थल की बात हो रही है तो इसीलिए ये हट जाएगा। ठीक है। बेलसा या बेसनगर आपको मालूम विदिशा में, भिंड में बिल्कुल नहीं है, ये भी हट जाएगा। अगला एरण, एरण आपको मालूम है कहां पर है, सागर में, विदिशा में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये भी हट जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। इस रूप में इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ठीक है ना। शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, कौन से अभिलेख में ये बात आपकी कही गई है, सूफी अभिलेख, सांची अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, तुमैन अभिलेख। ठीक है। तो मंदसौर अभिलेख में तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने देखा था अभी वत्स भट्टी ने संस्कृत में इसका वो करवाया था। ठीक है ना। और रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। तो इसके अलावा सांची अभिलेख में आर्य संघ की जानकारी मिलती है, ये भी नहीं है। अब दो अभिलेख है, ए सूफिया अभिलेख, डी तुमैन अभिलेख, दोनों ही गुप्तकालीन अभिलेख है। तो इनमें जो तुमैन अभिलेख है, ठीक है ना, डी ऑप्शन, इसमें इस बात की कुमार गुप्त से संबंधित है। ये कुमार गुप्त के बारे में ही कहा गया है, अशोकनगर में ये पड़ता है, अशोकनगर में ये स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी तुमैन अभिलेख। आगे बात करें हम लोग, आगे आप देखोगे नेक्स्ट, परमार वंश के शासक राजा भोज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। राजा भोज के बारे में हम सब जानते हैं, इससे संबंधित कई सारे प्रश्न आ भी चुके हैं। जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो कहा गया था कि विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए, अब कोई उनको संरक्षण नहीं देगा। तो परमार वंश के इसके संबंध में देखना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। देखते हैं कथन, इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से धार, कहां पर, उज्जैन से धार स्थानांतरित की। बिल्कुल सही बात है। धार को सांस्कृतिक नगरी बनाने का श्रेय बेसिकली किसको जाता है, राजा भोज को जाता है। उन्होंने वहां पर कई सारे काम करवाए, संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई, सरस्वती की मूर्ति का निर्माण करवाया, तो बिल्कुल सही है। चंदेल आया विद्याधर से पराजय का सामना करना पड़ा, ये भी बिल्कुल बात सही है। अगला, सम्रांगणम सूत्रधार सरस्वती कंठाभरण जैसी ग्रंथों की रचना की, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। उन्होंने धार में तिरुभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखो ये जो डी है ना, इसमें इसका जो लास्ट वाला भाग है कि राजा भोज ने तिरुभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, ये तो सही है, लेकिन इसका निर्माण धार में नहीं करवाया था उन्होंने। आपको अगर ज्ञात हो तो इसका निर्माण चित्तौड़ में करवाया है। कहां पर करवाया है, चित्तौड़ में, इन्होंने चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण करवाया, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी। तो आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को कितने ध्यान से पढ़ना है, कितना ध्यान से सोच समझ के पढ़ना है, क्योंकि अब कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है
कि एक बारी गलती आपको अपने पेपर से बाहर करा सकती है, ठीक है ना, वो आपको 87 से 13% में ला सकती है या बिल्कुल ही बाहर कर सकती है। एक तो जगह कम आती है, ये बात अलग है कि अभी नया नोटिफिकेशन में जगह अच्छी आई है, लेकिन हमेशा ही आप ध्यान रखना जो नई तैयारी कर रहे हैं वो आगे चल के एग्जाम देंगे, कभी कभी 250 जगह आती है, 200 जगह आती है। ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि आपको अपनी पढ़ाई में एक्यूरेसी लाना बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पेपर को आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं। पेपर को जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतने आपके नंबर अच्छे आएंगे। जल्दबाजी नहीं करना है पेपर को पढ़ते समय, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में कई सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। आगे हम बात करें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हुसंग किस वंश का शासक था? तो ये तो सरल क्वेश्चन है, आपको मालूम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मालवा का गौरी वंश। कौन सा वंश है आपका? मालवा का गौरी वंश, ये उसका उत्तर हो जाएगा मालवा का गौरी वंश। दिलावर खान ने इसकी स्थापना की थी, और हुसंग आपको मालूम है कि एक अच्छे सांस्कृतिक स्थापत्य के रूप में एक महान शासकों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। उन्होंने मांडू को अपनी राजधानी बनाया, मांडू में कितना सारा स्थापत्य है, उन सभी स्थापत्य का निर्माण आप देखोगे अधिकतर हुसंग ने करवाया है। वहां पर संगमरमर का आप देखोगे मकबरा है, ये इन्होंने निर्माण करवाया है। एक आप देखोगे हिंडोला महल है, कहीं ना कहीं इन्होंने इसकी नींव रखवाई थी। होशंगाबाद नगर है, उन्होंने इसकी क्या करवाई थी? नींव रखवाई थी हुसंग ने। तो हुसंग एक अच्छे शासक माने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस विजय को शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंक माना जाता है? शेरशाह सूरी के बारे में हम जानते हैं कि शेरशाह सूरी बेसिकली जो है द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक है। उन्होंने हुमायूं को पराजित किया कन्नौज और बिलीग्राम के युद्ध में, और हुमायूं को पराजित करके आप देखोगे दिल्ली की सत्ता पर क्या किया? एकाधिकार किया, ठीक है। और उन्होंने फिर जब शासन सत्ता हो गए तो उन्होंने कई सारे आक्रमण किए। तो आप देखोगे कि उन्होंने एक आक्रमण किया था, कौन सा? रायसेन के किले पर। रायसेन के किले पर इस यहाँ के शासक थे आपके पूरनमल शासक थे। आप देखोगे रायसेन के किले पर आक्रमण किया, और यहाँ पर जो राजपूत जो स्त्रियां थी, जो उनके बच्चे थे, उनकी सेना थे, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में कत्लेआम मचाया, और सरों की मीनारें उन्होंने बनवाई। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? उनके चरित्र पर कलंक माना जाता है, ध्यान रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है ना, ये उसका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला, सुमलेखित कीजिए। सुमलेखित करना है हमको, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। सुमलेखित करना है और मिलान करना है। मिलान वाले क्वेश्चन भी आयोग कई साथ पूछता है। होलिकर वंश, तोमर वंश, कारुस वंश, परिव्राजक वंश, और इनके ये क्षेत्र हैं दसपुर, ग्वालियर, आपका बघेलखंड, बुंदेलखंड। अब हमको ये बताना है कि और मिलान करना है कि कौन सा वंश कहाँ कहाँ पर स्थित था, इसका हमको मिलान करना है। होलिकर वंश हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। होलिकर वंश की अगर बात करें तो आप देखोगे कि दसपुर मंदसौर में ये अपने आप ही मिल रहा है। दूसरा तोमर वंश, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ग्वालियर में, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये मिलाने की जरूरत बात करें हम, ए पर ए आ रहा है, बी पर बी आ रहा है, बस। तो आप बहुत ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो दो मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कारुस वंश बघेलखंड का है, परिव्राजक वंश बुंदेलखंड का, यानी कि इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? आपका सी उत्तर हो जाएगा। सारे मिल रहे हैं अपने आप में। निम्न में से किस शासक ने उज्जैनी विजय पर, उज्जैनी विजय कौन से शासक ने उज्जैनी विजय की और हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया? ये यज्ञ का एक रूप है, हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया। अब हमको इसमें ये बताना है कि कौन सा शासक था जिसने पहली बात तो उज्जैन पर आक्रमण किया, दूसरा ये था कि उज्जैन को उसने जीत के एक आपका यज्ञ करवाया, जिस यज्ञ का नाम था हिरण्य गर्भदान यज्ञ, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, धनती दुर्ग, जयसिंह, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, कौन? आपका दंती दुर्ग। दंती दुर्ग बेसिकली आपको मालूम है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक माने जाते हैं, मान्यखेत इनकी राजधानी थी। इन्होंने आपका उज्जैन पर आक्रमण किया। उस समय उज्जैन पर गुर्जर प्रतिहार के शासक नागभट्ट थे, नागभट्ट को पराजित किया, और नागभट्ट को पराजित करके उन्होंने क्या करवाया? आपका एक यज्ञ करवाया, जिसको बोलते हैं हिरण्य गर्भदान यज्ञ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे हम बात करें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कुछ इधर शासक या शासिकाएं दी हैं और यहाँ पर कुछ स्थापत्य दिया है, देखते हैं।
जैसे कुदसिया बेगम, तो इनके सामने दिया हुआ है जामा मस्जिद। फिर दिया हुआ है कि सिकंदर जहां बेगम, मोती मस्जिद, ठीक है। शाहजहां बेगम, मोती महल। सुल्तान जहां बेगम, नूर उस सवा महल। तो देखो ये सब आपका, जब मैंने जो है भोपाल रियासत पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था ये, ठीक है ना, कि ये जो मोती महल है, या हम बात कर रहे हैं ये मोती महल और मोती मस्जिद, ये दोनों एक ही बेगम ने बनवाया है, सिकंदर जहां बेगम ने, शाहजहां बेगम ने नहीं बनवाया। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक। अगला, लखेरी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। लखेरी का युद्ध बहुत इंपोर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि लखेरी का युद्ध होलकर और सिंधियाओं के साथ हुआ था। होलकर और सिंधिया के साथ ये युद्ध हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, 1795 के आसपास ये युद्ध माना जाता है, ठीक है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। उस समय होलकर वंश के शासक थे कौन, मल्हार राव होलकर, और आप देखोगे उधर सिंधिया वंश के शासक थे महादजी सिंधिया। और इस युद्ध में जो है मल्हार राव होलकर की पराजय हुई थी और महादजी सिंधिया की विजय हुई थी। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें, जो है यशवंतराव होलकर, दौलतराव, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, महादजी सिंधिया और तुकोजीराव होलकर, हैदराबाद करें, ये लास्ट के दोनों गलत है, ठीक है ना। महादजी सिंधिया और तुकोजीराव होलकर, हाँ, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी सही है। मल्हार राव होलकर नहीं थे उस समय। आप देखोगे कि 1795 तक आते आते कौन आ गए थे आपके, तुकोजीराव होलकर आ चुके थे, क्योंकि मल्हार राव होलकर के बाद रानी मतलब देवी अहिल्याबाई आई। देवी अहिल्याबाई ने शासन किया 1795 तक। 1795 में जब देवी अहिल्याबाई की मृत्यु हुई तो कौन शासक बने आपके, तुकोजीराव होलकर शासक बने। तो तुकोजीराव होलकर और महादजी सिंधिया के बीच ये युद्ध हुआ है। ये यशवंतराव, आपका मल्हार राव होलकर को आप हटा सकते हैं। यहीं से आप देखोगे इस युद्ध से ही सिंधिया और होलकरों की भी शत्रुता प्रारंभ हो गई थी। और जब तुकोजीराव होलकर के बाद आगे यशवंतराव होलकर आएंगे तो यशवंतराव होलकर दौलतराव सिंधिया को कई बार पराजित करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा आपका, बी उत्तर हो जाएगा, महादजी सिंधिया और तुकोजीराव होलकर। देखिए भारतीय जो रियासत है उनमें यही है कि इतने सारे शासक हैं कि उनको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये क्या है, दिमाग से एकदम से चले जाते हैं, और उनका टाइम पीरियड और कब कब किस किस समय कौन कौन रहा है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं अगला, अहिल्याबाई होलकर के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। अब अहिल्याबाई के बारे में पहले तो आप सब जानते हैं कि होलकर वंश की एक महान शासिका रही है, ध्यान रखना, ठीक है। और इनके बारे में देखते हैं, इन्होंने महेश्वर के किले का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। महेश्वर राजधानी बनाई थी तो महेश्वर का किला भी आप देखोगे उन्हीं के समय बनेगा, ठीक है। महेश्वर में प्रतिवर्ष अहिल्या उत्सव का आयोजन। अभी अहिल्या उत्सव का आयोजन, ये थोड़ी सी बात नहीं बचेगी हमको, ठीक है ना। आगे इनके सम्मान में 1995 संतान देवी अहिल्याबाई पुरस्कार की स्थापना की, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार देती है। इनके शासनकाल में इनका शासनकाल 1767 से 1795 रहा, ये भी ठीक है। इसमें आई थिंक दैट क्या हो जाएगा आपका, बी ठीक, महेश्वर में प्रतिवर्ष, क्योंकि अहिल्याबाई उत्सव बेसिकली एक तो इंदौर में होता है, ठीक है, इंदौर में इसका आयोजन होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, बी। क्लियर हुआ यहां तक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे आप देखोगे बावन गणाधिपति की उपाधि किस शासक ने ली। बावन गणाधिपति, देखिए बावन गणाधिपति के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैंने जब आपको बघेल रियासत पढ़ाई थी तो बघेल रियासत में मैंने बताया था कि जब संग्राम शाह ने 52 गढ़ों को जीता था, 52 गढ़ों को जीतते उसने कितने 52 गणाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है, डी उत्तर हो जाएगा संग्राम शाह, इसका उत्तर हो जाएगा संग्राम शाह। अगला हम बात करें, इसमें भी प्रश्न है कि हमको सुमलेखित करना है कि क्या क्या सुमलेखित है। एक तरफ आपका कुछ जो है साहित्यकार दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी पुस्तकें दी हुई हैं, जैसे रामचंद्र भट्ट, रघुराज सिंह, रूपाणी शर्मा, कवि माधव। देखिए तो और सब पुस्तकें दी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कवि माधव की पुस्तक है वीर भानुदय काव्यम, ठीक है ना। ये सभी को याद होगी क्योंकि ये बड़ा सोर्स है इसके जो है आपका बघेल वंश की जानकारी प्रदान करने का। तो डी पे ए, डी पर 1 जाते हैं, डी पर 1 ये मिल रहा है, एक मिल गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा रामचंद्र भट्ट, तो राधाचरित किसकी पुस्तक है, रामचंद्र भट्ट की, तो कौन सा हो जाएगा, ए पर चौथा, ये मिल गया। यानी कि बिना देखे इसका उत्तर आप क्या लगा सकते हो,
डी लगा सकते हो। बी का तीसरा है रघुराय सिंह की भक्तमाला है और आपका रूपाणी वर्मा की बघेल वंश वर्णनम है। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी इसका उत्तर एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चैन सिंह का विद्रोह किस वर्ष हुआ? कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। मंगल पांडे की संज्ञा इनको दी जाती है। कुंवर चैन सिंह के बारे में हम जानते हैं कि ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे और जब अंग्रेजों ने इनके क्षेत्र में साम्राज्यवादी नीति अपनाई तो इन्होंने सीहोर के आसपास जो दशहरा मैदान था अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो इनका टाइम पीरियड बेसिकली कब है आपका 1824, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए 1824। ठीक, आगे निम्न में से सुमलिखित नहीं है, इसका ध्यान रखना है, पीछे नहीं है कि हाँ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जंगल सत्याग्रह दिए गए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या क्या दिए गए? घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल, टेगुरिया जंगल सत्याग्रह शिवनी, ओरछा जंगल सत्याग्रह निवाड़ी और घुनघुटी, ठीक है ना, जंगल सत्याग्रह पन्ना। देखिए घोड़ा डोंगरी बैतूल बिल्कुल सही है, हम सबको मालूम है कि घोड़ा डोंगरी बेसिकली बैतूल में है। जब जंगल सत्याग्रह चला तो गंजन सिंह कोरकू ने यहाँ पर उसका नेतृत्व किया था। टेगुरिया जंगल सत्याग्रह ये शिवनी में है, हम ये भी जानते हैं कि ये भी बिल्कुल सही है, शिवनी में हुआ था। ओरछा जंगल सत्याग्रह निवाड़ी ये भी बिल्कुल सही है। और आपका घुनघुटी जंगल सत्याग्रह पन्ना ये गलत है, बेसिकली ये उमरिया में है, उमरिया में। ठीक, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बैतूल में गोलीबारी के समय कौन शहीद हुए? मतलब आपको मालूम है भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक बड़ा व्यापक जन आंदोलन था। 1942 में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था और अंग्रेजों भारत छोड़ो और अपनी आजादी के लिए करो या मरो की तरीके से इसमें नारा दिया गया था। ठीक है ना, ये स्वस्फूर्त आंदोलन भी था, जनता ने अपने हिसाब से इसको चलाया। तो इसमें आप देखोगे जो महादेवी तेली जो थे ये क्या हो गए थे, आपका गोलियों से शहीद हो गए थे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कौन, आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, कसाई खाना आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो कसाई खाना आंदोलन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? सबसे पहले आपको मालूम है 1920 में ये प्रारंभ हुआ, जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी दौरान मध्य प्रदेश में कसाई खाना आंदोलन हुआ। कसाई खाना आंदोलन ये था कि जो पशु मुख्यतः गायों की जो बलि दी जाती है उसको रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी से एसोसिएटेड थे, माखनलाल चतुर्वेदी ने इस आंदोलन को में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। देखते हैं क्या है, यह 1920 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा यह सागर के रतौना में कसाई खाने के आंदोलन के विरोध में हुआ, सागर से हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। करमवीर समाचार पत्र से माखनलाल चतुर्वेदी से जुड़े, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, प्रश्न किया। उसके बाद उपर्युक्त सभी, तो इसीलिए इसका उत्तर सॉफ्ट कॉर्नर में जाके लगा देना है डी उपर्युक्त सभी। अगला हम बात करें, अगला क्वेश्चन कि बुंदेला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बुंदेला विद्रोह, पहली बात तो आप समझ लो बुंदेला विद्रोह कब हुआ आपका, जो है ये 1842 का विद्रोह था, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था और ये अंग्रेजों के प्रति था। किसके प्रति था? अंग्रेजों के प्रति। ठीक है, अंग्रेजों की जो नीतियां थी, चाहे बुरा सुनीति हो चाहे प्रशासनिक नीति हो, उनको लेकर ये विद्रोह था। एक बुढ़वा मंगल आपने सुना होगा, बुढ़वा मंगल का जब आयोजन किया गया था, बुढ़वा मंगल के आयोजन के बाद ही ये बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि रची गई थी, ध्यान रखना। तो राजा पारीक्षत इसके मेन प्लानिंग करता हुआ राजा पारीक्षत थे, तो ये जैतपुर से थे, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। रतन सिंह, चंदेरी, ढिल्लन शाह, मदनपुर, जवाहर बुंदेला, चंद्रपुर। देखिए तो इसका उत्तर बी है, बेसिकली रतन सिंह चंदेरी, ये नहीं है। ठीक है ना, इसका कौन सा आपका बी उत्तर हो जाएगा। चंदेरी में रतन सिंह ने इसका नेतृत्व आपका नहीं किया था, बाकी सबने वहां पर नेतृत्व आपका किया है। अगला आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के समय राजा बख्तावर सिंह ने किस क्षेत्र में नेतृत्व किया? अब देखो बख्तावर सिंह के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं हम। राणा बख्तावर सिंह का संबंध मनक हैरी सतना से तो बिल्कुल नहीं है,
सागर सागर से बिल्कुल नहीं है, कटनी से भी नहीं है, अमजेरा धार से, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी अमजेरा धार, क्योंकि मन करी सतना में ठाकुर रणमत सिंह ने विद्रोह किया था, और सागर सागर में भगत वली का नाम सुना होगा, उसने भगत वली का एक सेनापति था बोधन दुआ, वो मारा गया था। एक बार एमपीपीएससी ने इसका प्रश्न आपसे पूछा था, ठीक है, तो इसका उत्तर इसीलिए डी हो जाएगा। दुर्गाबाई जोशी ने किस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई? ठीक, ऑप्शन ए 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, सबने भाग्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो प्रश्न 93 वाला है, और प्रश्न पूछा गया कि जो आपका दुर्गाबाई है उन्होंने किस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर है आपका सबने भाग्य आंदोलन, जो 1930 में हुआ था उसमें, ठीक है ना, दुर्गाबाई जोशी ने सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, उसमें इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबने अवज्ञा आंदोलन आपको मालूम महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में प्रारंभ किया गया था। भारत के अलग अलग भूभागों में ये फैला, मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर, जबलपुर है, ठीक है ना, इसके अलावा होशंगाबाद है, इन क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। अगला, फजरंद अली किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? फजरंद अली ने, तो जहां तक इनका संबंध है फजरंद अली का, ये बेसिकली पन्ना से थे, और पन्ना में इन्होंने 1857 की क्रांति में क्या लिया था, भाग लिया था। आगे देखते हैं, टिरिया नाम है इसका, टिरिया टिगुरिया भी बोलते हैं, टिरिया जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन सा असत्य है? प्रश्न को पहले अंडरलाइन कर लो, असत्य पूछा है, ठीक है। यह 1930 में सिवनी में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके नेतृत्वकर्ता दुर्गा शंकर मेहता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर सीमन के आदेश पर गोलीबारी हुई, ये भी एकदम से सही है, ठीक है। गोलीबारी में रामू गोंड मगडू गोंड शहीद हुए। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि तो इसी का इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि रामू गोंड और जो मगडू गोंड थे, ये बेसिकली गंजन सिंह कोरकू के मित्र थे, और जब गंजन सिंह कोरकू ने घोड़ा डोंगरी में जंगल सत्याग्रह किया तब इनकी मृत्यु हुई थी। तो बेसिकली ये दोनों यहाँ नहीं मारे गए, यहाँ शहीद नहीं हुए, बल्कि जो घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह था वहां पर ये शहीद हुए थे, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, डी। अगला, सोहबाल नरसिंहार किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना, 1938 की घटना है, ठीक है, 1938 में ये घटना हुई थी। इसको महाजन गोली कांड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाजन गोली कांड। इसमें क्या हुआ था, शांतिपूर्ण एक सभा चल रही थी अंग्रेजों के विरोध में, अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में, तो अंग्रेजों ने इनमें गोली चलाने के आदेश दे दिए थे जिसमें कई व्यक्ति मारे भी गए थे, जैसे लाल बुद्ध नामक एक व्यक्ति थे, वो मारे गए थे। और 1938 में आप देखोगे कि ये घटना आपकी संपन्न हुई थी। अगला देखोगे, नेक्स्ट 90 भीमा नायक, क्वेश्चन को पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। भीमा नायक के संबंध में कौन सा कथन सत्य पूछा है? इस बार सत्य दिया हुआ है, ठीक है ना। देखते हैं, इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की सेना ने अंग्रेजों को परास्त किया। 1889 में इन्हें क्या दी गई, आपकी फांसी दी गई। इन्होंने पान सैमल डकैती कांड का अंजाम दिया था। अब देखिए, अब इसमें भी आपको छांटना है, 1 2 4 सही, 2 3 4 सही, 2 और 4 सही, या उपयोग सभी सही, ध्यान रखना। अब देखते हैं, पहली बात तो आप ध्यान रखो कि इंडियन रॉबिन हुड बेसिकली टांडिया भील को बोलते हैं, भीमा नायक को नहीं बोलते हैं। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड बोलते हैं। तो पहला तो गलत इससे हो जाएगा कि इंडियन रॉबिन हुड इनको नहीं कहा जाता है। दूसरा, अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक ने तीर कमान अंग्रेजों को परास्त किया, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और 1889 में इन्हें फांसी दी गई, ये गलत है, 1889 में इनको नहीं, टांडिया भील को दी गई थी, तो इनको काली पानी की सजा हुई थी, इसीलिए ये भी गलत है। इन्होंने पान सैमल डकैती कांड को अंजाम दिया, ये बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है, आ जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुड्डोबाई, रैनाबाई और देमोबाई किस सत्याग्रह में शहीद हुई थी? मुड्डोबाई, रैनाबाई और देमाबाई। देखिए ये तीनों की तीनों आप देखोगे जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। और मैं आपके बारे में बताऊं कि 1857 की क्रांति से तो आपका इतना
इनका जो है इन्होंने क्या किया था कि क्रांति में अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंग्रेजों से क्या किया, आपका संघर्ष किया था। तो 1857 की क्रांति संबंधित ना होकर ये हमारे भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोल चला, उसमें इन्होंने भाग लिया, मुड्डू भाई, रैना भाई और देवा भाई ने। जब जो आपका जंगल सत्याग्रह चल रहा था, जंगल सत्याग्रह में टिरिया जंगल सत्याग्रह हुआ या टिगुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ, ये 1930 में हुआ था, आपको मालूम है, शिवनी में, ठीक है। तो जब जो अंग्रेजों की गोलीबारी करवाई तो उसमें मुड्डू भाई, रैना भाई, देवा भाई की मृत्यु हुई थी। 1857 की क्रांति संबंधित आपका ये नहीं। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति थी उससे इनका क्या है, संबंध है। चलिए आगे बात करें। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत शाह भिखारी को किस सुल्तान के संरक्षण दिया हुआ था? तो देखिए इसमें आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, बी उत्तर, आदिल खान द्वितीय। ठीक है। किस आंदोलन की क्रांतिकारी गुलाब सिंह पटेल शहीद हो गए थे? मतलब ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें जो गुलाब सिंह थे वो क्या हो गए थे, आपके शहीद हो गए थे, गुलाब सिंह, ठीक है ना, एक युवा क्रांतिकारी थे, ये ध्यान रखना। तो गुलाब सिंह पटेल, इसका उत्तर हो जाएगा बी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में जबलपुर के आसपास ये आपका विद्रोह कर रहे थे, तो वहीं पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है 100 के 100 हिस्ट्री के मैंने आपको सॉल्व किए। देखिए पूरे पेपर को करने के बाद क्या समझ में आता है कि एमपी के इतिहास में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो आपको सिंपल सी बात है, बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है, प्रत्येक वंश को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ने के बाद कुछ आपके पॉइंट्स अपने नोट्स पर निकाल लीजिए, नोट्स पर बना लीजिए, जिससे एग्जाम टाइम पर आप उनको जल्दी रिवाइज कर पाए। किसी भी राजवंश की लोकेशन को अच्छे से टैप करिए, कहाँ पर है, उसका संस्थापक अच्छे से बनाइए। अगर कोई उसने स्थापत्य काम किया हो, कोई युद्ध किया हो, तो उसको वहां पर लिख लीजिए, और कई बार उसका क्या करिए, रिवीजन। क्योंकि आप देखोगे एमपीपीएससी के पेपर में यद्यपि 10 यूनिटें हैं, लेकिन 3 यूनिटें केवल और केवल मध्य प्रदेश की हैं, और 2 यूनिटों में मध्य प्रदेश कुछ दिया हुआ है, जैसे खेलकूद में भी दिया हुआ है, आयोग में भी मध्य प्रदेश के कुछ आयोग है। इसीलिए 35 से 40 क्वेश्चन एमपी के आना बहुत जरूरी है। आते ही हर बार यही चल रहा है, पिछली बार भी आप देखोगे आपका 38 से 40 क्वेश्चन एमपी के थे, इस बार भी मध्य प्रदेश से आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये एमपी का पेपर है, एमपी लोक सेवा आयोग का पेपर है, इसीलिए मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आना जरूरी है। तो एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई करना है तो एमपी को जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करिए, नोट से करिए, क्लास लेकर करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और छोटी छोटी चीजों को अपने नोट्स बना के नोट डाउन आपके करते रहिए। तो ये हमने 100 क्वेश्चन है जो हमने क्या किया, आपके डिस्कस किए। अब अगला जो टेस्ट होगा उसका भी डिस्कशन आपको ऐसे ही कराया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।